हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1761 से लेकर 1956 तक का सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे आपको करवाऊंगा मैं। यह आपकी मास्टर क्लास या वन शॉट क्लास होने वाली है, जिसमें यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन सब सारी क्लासेज को रिवाइज करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर से पूरी क्लास को अच्छे से देख लेना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। साथ के साथ ये पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जरूर से ज्वाइन कर लेना। लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने को 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है, कराओ भाई पूरा का पूरा टारगेट। अपने दोस्तों से भी शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो। करवा दो अपना टारगेट, और मुझे उम्मीद है आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, करवा दो यहाँ पे काम। तो चलिए, पीडीएफ कहां पर मिलेगी उसके बारे में आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कर ले। जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने आप इस प्रकार का ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, वहां पर आपको पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सर्च कर लेना हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री। जैसे सर्च करोगे, हिस्ट्री बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। इस पर क्लिक कर लेना, इस प्रकार की पीडीएफ को खोल लेना और फिर पढ़ना शुरू कर देना। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपकरण के रूप में सहायक संधि व लैप्स के सिद्धांत हड़प नीति की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ने कैसे भारतीय साम्राज्य को हड़पने के लिए जो अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाई थी, उसमें सहायक संधि थी, उसमें लैप्स का सिद्धांत, हड़प नीति थी, उसके बारे में आपको बताना है। उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करनी है, मतलब उसकी आपको क्या करनी है, कमियां भी निकालनी है और उसकी अच्छाइयां भी बतानी है। सारे की सारी चीजें आपको बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत। मैं आपको बता देता हूं, ये प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना। कंपटीशन में भी ये प्रश्न आता है और कितनी बार आया पता नहीं, तो अच्छे से याद कर लो। वेलेस्ली, जो वेलेस्ली थी, वेलेस्ली जो थे लॉर्ड आपके सामने, जिन्होंने क्या किया था, सहायक संधि को लेकर आए थे। समझ में आ गया? और लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहते, लैप्स का सिद्धांत लेकर आए थे, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दो सबसे मारक कूटनीतिक हथियार साबित हुए। इन नीतियों ने सबसे बड़े किसी बड़े युद्ध के भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला खड़ा किया। अच्छा देखो क्या होने लगे, धीरे धीरे ये आपके सामने भारत पे क्या है, इन्होंने अंग्रेज है, इनको अब ये पता चल गया कि अब हमने अपनी कंपनी तो स्थापित कर ली है, अब अपन ने क्या अपने पैर जमाने तो शुरू कर लिए, लेकिन ये जो यहाँ पर रियासतें हैं, यहाँ के जो राजा है ना, वो इतने कुशल नहीं है, इतने समझदार नहीं है। दूसरी बात क्या है, भारतीय राजा क्या आपस में लड़ते रहते हैं। समझ में आ गया? एक कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है। पहले क्या मुगल हुआ करते थे, जब तो क्या केंद्रीय शक्ति हुआ करती थी, उसके अधीन सभी राजा रहते थे, तो आपस में युद्ध कम लड़ते थे। लेकिन अब मुगल रहे नहीं इतने मजबूत, तो ये राजा आपस में लड़ रहे हैं। समझ में आ गया? तो उनको ये बात पता चल गई कि इन राजाओं को तो आपके सामने आपस में लड़ाई करवा कर जीतना बहुत आसान है। समझ में आ गया? तो इसी के अधीन इन्होंने अपनी कूटनीति का उपयोग किया। क्यों? समझदार तो थे अंग्रेज, तो इन्होंने क्या लेकर आए, सबसे पहले सहायक संधि। कौन सी संधि भाई? सहायक संधि। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। बताऊंगा, कंपटीशन में भी प्रश्न आता है। लॉर्ड वेलेस्ली को 1798 से लेकर 1805 द्वारा शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य भारतीय राज्यों में ब्रिटिश रक्षा कवच के में लाकर इसे पंगु बना दिया। इन्होंने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से लेकर 1805 में इस नीति को लाया गया। क्या किया गया? इस नीति को लाया गया। अब इस नीति का काम क्या था भाई? अंग्रेजों ने क्या सभी राजाओं के पास गए और उन्हें कहा कि भाई आप पर क्या है, कोई भी बड़ा राजा अटैक कर देता है, तो वो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, कर दी ही, कन्नाड़ा कर दी, को बड़ो राजा हो मोटो राजा हो, वो क्या कर दे, अटैक कर दे। तो इसके लिए बचने के लिए तुम क्या करोगे? बोलो मेरे पास तो इतनी सशक्त सेना ही नहीं है। तो बोलो सेना, बोले हम देंगे। अंग्रेज बोले सेना, बोले हम देंगे। तो बोले सेना तो आप दोगे, लेकिन फ्री में तो कुछ करते नहीं हो। तो बोले तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
अंग्रेज बोले कुछ ज्यादा नहीं करना, बोले आपको बोले हमारी सेना रखनी पड़ेगी, बोले रखनी पड़ेगी युद्ध करने के लिए, तो बोले आपको उसका वेतन भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो सेना आप रखोगे उसके लिए वेतन भी देना पड़ेगा। बोले ठीक है, वेतन भी दे देंगे। बोले और खर्चे होंगे वो भी देना पड़ेगा, बोले वो भी दे देंगे। बोले जब ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मोटा मोटी बात आपको समझाती है। तो इस नीति से क्या क्या अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या हुई, अंग्रेज क्या थे, अब आप होगे सर इससे क्या फर्क पड़ गया? अरे सारा ही फर्क पड़ गया। आप कोई भी इंसान की वो कहते हैं ना अपनी की अंगुली पकड़ते पकड़ते पूंछा पकड़ लेता है, इंसान हाथ पकड़ लेता है, वही अब अंग्रेज क्या अपने वहां पर धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति करने लग गए। तो इससे उस राज्य के बारे में पता चल गया, समझ में आ गया। तो धीरे धीरे जो बड़े बड़े राज्यों पर इन्होंने इस प्रकार से कब्जा करना शुरू किया। शर्त क्या थी संधि की? संधि करने वाले राज्य को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी। जो भी राज्य संधि करेगा, क्या करेगा? जो भी राज्य संधि करेगा उसको वहां पर क्या करनी पड़ेगी? अपनी ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा भाई? ब्रिटिश सेना है उसको रखना पड़ेगा। ये उसका सबसे मुख्य बिंदु था। इस जो संधि थी उसका मुख्य बिंदु यही था कि जो भी राज्य यहां पर आपके सामने संधि करेगा उसको अपनी सेना रखनी पड़ेगी, जिसका खर्च वह स्वयं उठाता था। जिसका खर्च कौन उठाएगा? वह स्वयं उठाएगा भाई। क्यों? बोले अगर सेना तुम रखोगे, उपयोग तुम रखोगे, तो अंग्रेज बोले हम क्यों दे तनख्वाह? बोले तुम राज्य वाले दो इसकी तनख्वाह। राज्य के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंस को नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, और क्या किया जाएगा? एक ब्रिटिश का अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आपके राज्य में नियुक्त किया जाता है, और राज्य बिना अनुमति से किसी अन्य विदेश से संबंध। अच्छा, अंग्रेजों ने दोहरी तलवार चला दी। उन्होंने क्या कहा कि तुम राज्य है ना, जो हमारी जो सहायक संधि करेगा वो ना फ्रांस, पुर्तगाली, नीदरलैंड, जो अन्य देश के जो विदेशी जो यहाँ पर आक्रमण विदेशी आ रखे ना, जो और भी कंपनियां रखे, उनके साथ तुम संधि नहीं कर सकते, कोई संबंध नहीं कर सकते, कोई व्यापार नहीं कर सकते। तो इससे अंग्रेजों को क्या फायदा हो गया? इसको यह फायदा हो गया कि उन्हें जो फ्रांस था ना, वो अंग्रेजों का मुख्य टक्कर देने वाला था, तो उससे क्या हो गई? इनको मुक्ति मिल गई। प्रभाव, इस नीति ने भारतीय राजाओं की संप्रभुता छीन ली। अब क्या भाई, राजाओं का राज्य तो खुद का था, लेकिन चला कौन रहे थे? एक तरफ से थोड़ा बहुत अंग्रेजों का भी दखल देखने को दे गया। समझ में आ गया आपके सामने? वे अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ गया उनको। अब धीरे धीरे क्या हो गया भाई? धीरे धीरे भाई कोई आदमी को जब ऐसे पता है कि भाई एक घर है, उसमें दो भाई हैं, एक भाई खूब पैसे कमाने वाला है, तो छोटे वाले को पता है भाई बड़ा तो कमा रहा है, क्या टेंशन है। और घर में एक ही कमाने वाला होता है, तो उसको पता भाई मेरे को कमाना है, मेरे को मेहनत करनी है, तो वो खूब मेहनत करेगा। तो वही बात है, धीरे धीरे भारतीय राजाओं ने क्या किया? अपनी जो स्वतंत्रता भी अंग्रेजों को सौंप दी, और अब धीरे धीरे वो ये सोचने लगे कि चलो हमारी रक्षा करने के लिए अंग्रेज तो है, तो हमें क्या टेंशन लेने की जरूरत है। समझ में आ गया? जिससे उनके सैनिक बेरोजगार हो गए और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। साथ के साथ उनके जो सैनिक है वो भी बेरोजगार होने लगे। साथ के साथ भाई वेतन जो आपके सामने जो अंग्रेज खुद के सैनिकों को भी देना पड़ता था और अंग्रेजी की सेना को भी देना पड़ता था, तो अर्थव्यवस्था पर भी खर्चा लगने लग गया। और इसी तरीके से हैदराबाद, मैसूर और अवध इसके प्रमुख शिकार बने। क्या? हैदराबाद हो गई, मैसूर हो गई और अवध जैसे जो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, वो आपके सामने इस कूटनीति का शिकार हो गए। क्या हो गए? इस कूटनीति का वो शिकार हो गए एक तरीके से। चलिए अगले वाला सिद्धांत है लेप्स का सिद्धांत या हड़प नीति। दोनों सिद्धांत इंपोर्टेंट है, सहायक संधि और लेप्स का सिद्धांत। डलहौजी ने 1848 से लेकर 1850 में इस अनैतिक नीति के माध्यम से राज्यों का विलय करवाया। क्या कराया? नाम देखना, हड़प नीति। इसमें क्या था कि भाई अगर कोई भी राजा है, अगर उसका उत्तराधिकारी, अब राजा का उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका बेटा या उसका आपके सामने भाई कोई पोता हो। तो इन्होंने क्या कहा राजा अंग्रेजों ने कि भाई तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे बेटा नहीं हो, कोई भी राजा है उसकी जवानी में मृत्यु हो गई, उसको बेटा नहीं हुआ, तो तुम गोद नहीं ले सकते। भाई गोद लेकर भी तो किसी को बना सकते हैं, या राज्य में अपने सेनापति को बना दिया और किसी को बना दिया। बोले ऐसे नहीं होगा, तुम्हारा उत्तराधिकारी तुम्हारा बेटा ही बनेगा। अगर बेटा नहीं हुआ तो तुम्हें क्या हो जाएगा? तुम्हारा राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपके सामने जो नीति थी, इसको किसके नाम से जाना जाता है? हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार यदि आश्रित राजा का शासक बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो वह राज्य स्वतः ही ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा। क्या कहा गया कि अगर कोई भी आश्रित राज्य शासक के बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के, मतलब कोई अगर स्वाभाविक उत्तराधिकारी अगर उसका नहीं हुआ,
राजा का स्वाभाविक उत्तराधिकारी उसका बेटा या पोता अगर नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो राज्य ऑटोमेटिक ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। आप और किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, आपके परिवार में आपके बेटे को ही बनाना पड़ेगा। दंतक पुत्र अडोप्टेड सन की उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने कहा मानते नहीं, आप कोई भी किसी को गोद लेकर नहीं बना सकते, आपको तो अपने बेटे को ही बनाना पड़ेगा। अंग्रेज समझदार बहुत थे, उनको पता था ऐसा अगर नहीं हुआ तो इसका अपन फायदा उठा लेंगे। प्रभाव, सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर जैसे राज्यों में इस नीति के लिए हड़प लिया। अब झांसी की रानी क्यों लड़ाई लड़ी, उन्होंने इस नीति के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उनका बेटा छोटा था, तो महिलाओं को, अंग्रेज महिलाओं को भी राज्य नहीं संभालने देते थे, वो तो उसके बेटे को संभालने देते। तो इसीलिए क्या कर दी, झांसी है वो भी अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, इसीलिए झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा था। इससे क्या हुआ, भारतीय शासकों के बीच में असुरक्षा और ब्रिटिश शासन के प्रति घोर असंतोष हो गया। इतने दिन तो क्या है, जो राजा थे ना वो आपके सामने अंग्रेजों के थोड़ी बहुत सहानुभूति रख लेते थे, लेकिन इससे हर राजा को एक खतरा मंडराने लग गया कि कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे अंग्रेज, भाई हमारा भी राज्य छीन लेंगे। क्योंकि पुत्र हो ना हो तो इससे क्या हो जाता था, उनको डर फैलने लग गया और घोर असंतोष फैला अंग्रेजों के खिलाफ। आलोचनात्मक परीक्षण, अनैतिकता, ये दोनों नीतियां अंतरराष्ट्रीय कानून और भारतीय परंपराओं के विरुद्ध थी। चाहे आपके सामने हड़प नीति थी, चाहे आपके सामने सहायक संधि थी, दोनों की दोनों संधियां क्या थी, भारतीय जो विचारधारा और भारतीय जो परंपरा थी उसके खिलाफ थी, उसके विरोध में थी। सहायक संधियों ने राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। क्या कर दिया, जो सहायक संधि थी उसने धीरे धीरे राज्यों को कमजोर करना शुरू कर दिया, और हड़प नीति ने तो उनके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। क्या किया, हड़प नीति ने तो धीरे धीरे उनका जो अस्तित्व था, जो उनकी वास्तविकता थी, उसको ही खत्म कर दिया पूरी तरीके से। समझ में आ गया आपको? तो यही है, ये दोनों नीतियां बहुत ज्यादा खतरनाक रही। आर्थिक शोषण, इन नीतियों के कारण भारत के धन का निष्कासन हुआ, क्योंकि राज्यों में ब्रिटिश सेना और रेजिडेंस का भारी खर्च उठाना पड़ा। ये दोनों नीतियां हैं, चाहे आपके सामने अंग्रेजों की जो दोनों नीतियां हैं, इन्होंने क्या हुआ, भारी धन निष्कासन हुआ। इससे क्या हुआ, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोगों का जो पैसा है वो अंग्रेजों के पास धीरे धीरे जाने लग गया, जिससे क्या हुआ, आपके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और अंग्रेजों के पास पैसा जाने लग गया। 1857 की क्रांति की नींव, इन विस्तारवादी नीतियों ने भारतीय राजाओं, सैनिकों और जनता के मन में जो आक्रोश पैदा किया, वही 1857 की क्रांति के मुख्य राजनीतिक कारण बना। क्या हुआ, यही जो विस्तारवादी नीतियां हैं, इनसे जो भारतीय राजाओं और सैनिकों जनता के जो मन में जो आक्रोश बढ़ता है, इसी के कारण 1857 की जो क्रांति वो देखने को मिलती है। अनेक यही 2-3 कारण थे जिसके वजह से अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष फैला। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी हो जाती है समय के साथ। सहायक संधि और लैप्स का जो सिद्धांत है वो ब्रिटिश साम्राज्य को सफल लेकिन अत्यंत क्रूर उपकरण थे। इससे अंग्रेजों को तो फायदा हुआ, लेकिन क्या हुआ, इनके खिलाफ असंतोष भी काफी फैलने लगा। भारतीय राजनीति मानचित्र पूरी तरीके से बदल गया और अंग्रेजों के भारत का निर्माणवादी स्वामी बनाने लगे। धीरे धीरे क्या करने लगे भाई, ऐसे मानने लगे अंग्रेज हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो यह था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपकरण के रूप में सहायक संधि व लैप्स के सिद्धांत के बारे में अपन ने